हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि पेपर सुपर टेट में 10 नंबर शिक्षण कौशल से आएगा। और हम नहीं चाहते कि आपका एक भी क्वेश्चन, और आप भी नहीं चाहते आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए हम पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं पूरा शिक्षण सिद्धांत। जितने भी सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को अपने शिक्षण कार्य करते समय कैसे लागू करेंगे, किस हिसाब से पेपर वाला सवाल पूछेगा, इन सब पे हम बात कर रहे थे। तो एक वीडियो में हम बात किए थे 2-3 शिक्षण कौशल का। इसके बाद आगे जहाँ से छूटा था वहाँ से आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल का सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भैया? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और अतः बालकों को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व, जब आप शिक्षण कार्य करने जाएं, अपने क्लास में जाएं, तो किसी विषय वस्तु का शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व आप यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। यदि आप शिक्षण कार्य करने गए अपने क्लास में और आपको नहीं पता है कि उस उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम गए हैं पढ़ाने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि बालक बालिकाओं को उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपका शिक्षण कार्य अधूरा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कविता को पढ़ाना है, कविता पढ़ाना है आपको। अब कविता पढ़ाएंगे आप, कैसे पढ़ाएंगे? यदि आप कविता को पढ़ाना है, विषय वस्तु की योजना बनाएंगे आप, उसका प्रस्तुतिकरण करना, अधिगम सामग्री का निर्माण करना, प्रदर्शन करना, इन चारों चीज़ों का जब तक आप नहीं करेंगे, आप योजना नहीं बनाएंगे, आप प्रस्तुतिकरण अगर सही से नहीं करेंगे, आप अधिगम सामग्री का निर्माण सही से नहीं करेंगे, प्रदर्शन कैसे करा जाएगा उस सामग्री का, आप इसको नहीं जानेंगे, तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जब आप इन कार्यों को सीख जाएंगे, विषय वस्तु की योजना बनाना सीख जाएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करना सीख जाएंगे, अधिगम सामग्री का निर्माण करना सीख जाएंगे, प्रदर्शन करना सीखेंगे, तभी आपका लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए यदि आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आपका उद्देश्य अगर नहीं है कि आज हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति बच्चों बालिकाओं को हो रही है कि नहीं, यदि उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा माना जाएगा। समझ में उद्देश्य आया कि नहीं आया भैया? पहले एक बार बताओ। अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। अगला देखते हैं नियोजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भैया? नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? नियोजन या योजना, चाहे आप नियोजन कहिए चाहे योजना कहिए, नियोजन शब्द मनोवैज्ञानिक शब्द है। योजना, आप किसी कार्य को करते समय यदि आप योजना बना के नहीं कर रहे हैं तो आपका शिक्षण कार्य सही नहीं माना जाएगा। अगर आप बिना योजना के कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कैसे होगी? जैसे मान लीजिए आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सही दिशा से सही योजना बना के आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप सफल कैसे होंगे बताइए? इसलिए कक्षा में बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु का प्रशिक्षण करवाने से पूर्व शिक्षण की एक रूपरेखा का भैया निर्माण कर लेना चाहिए। किस शिक्षण रूपरेखा का निर्माण कर लेना चाहिए? कि जिस उद्देश्य से आप, जिस योजना को पढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं कार्य अपना शिक्षण, अगर उस उद्देश्य का पूरा नहीं हो रहा, आप योजना बना के उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा नहीं है। क्योंकि बिना रूपरेखा करवाया गया शिक्षण प्रभावी नहीं होता है। अगर आप बिना रूपरेखा के कोई चीज़ कार्य बच्चों से करवा रहे हैं तो आपका हो सकता है डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, उसमें मेज़, कुर्सी, किताब, कपड़े, जूते क्रम से रखे हों। क्या चीज़? क्रम से मतलब सही तरीके से रखा गया हो, योजना से रखा गया हो। लेकिन एक कमरा है जिसमें सामान भैया इधर उधर फैला हो, तो आपका मन कहाँ लगेगा? किस में लगेगा आपका मन? उस कमरे में लगेगा ना जहाँ पूरे क्रमबद्ध तरीके से रखा जाएगा ना सामान, वहीं तो आपका लगेगा मन। लेकिन आप बिना योजना के, बिना तरीके से, आप जैसे आप बालक को पढ़ा रहे हैं, यही तरीका बालक में अपनाइए। बालक को पढ़ा रहे हैं आप बिना योजना की, तितर बितर से इधर उधर से पढ़ा दिए, पढ़ाना कुछ चाहिए था पढ़ा दिए कुछ, तो बालक कैसे सीखा? इसलिए आपको योजना बनाना आना चाहिए, तभी आपका शिक्षण कार्य अच्छा माना जाएगा। जैसे आपको संधि पढ़ाना है अब, लेकिन संधि की परिभाषा उदाहरण बताने के बजाय संधि की परिभाषा उदाहरण बताने के बजाय आप शब्द अर्थ समझाने लगे तो आपका सारा समय उसी में व्यर्थ हो जाएगा। जितने कालांश आपको मिला रहेगा पढ़ाने के लिए, आपका सारा समय उसी में चला जाएगा। तो बताओ आपका शिक्षण कार्य अच्छा माना जाएगा? इसलिए कितना, कैसे, क्यों और कौन सी विधि और कौन से सूत्र आदि की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। पहले से ये योजना बना लेनी चाहिए कि हमें क्या, कैसे शिक्षण कार्य करना है कि हमारा शिक्षण कार्य अच्छा और उत्तम हो। यह हर प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। और नियोजन करने से भैया क्या क्या फ़ायदा होते हैं? नियोजन करने से समय श्रम की बचत होती है। क्या होती है? समय और श्रम की बचत होती है।
और शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है और शिक्षण का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसलिए कभी भी शिक्षण कार्य करने से पहले आपको योजना बना लेनी चाहिए, हमें कितनी मात्रा में, कितने घंटे में क्या क्या चीज़ हमें बच्चों को देना है, ताकि वह बच्चा ये समझ पाए कि हमें जो आज पढ़ाया गया वह चीज़ हमें समझ में आया। चलिए दोस्त, अगला देखते हैं चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत देखते हैं। चयन का सिद्धांत क्या कहता है? चयन माने कोई विषय वस्तु से आपको एक टॉपिक चयन करना है। अगर आप चयन नहीं करेंगे, आज मुझे यह चीज़ पढ़ाना है, तो आप कैसे चयन करेंगे? कि शिक्षक पर यह गुरुत्वदायित्व होता है। क्या होता है? हर शिक्षक पर यह गुरुत्वदायित्व होता है कि वह कौन सा विषय पहले पढ़ाए और कौन सा विषय बाद में। हर शिक्षक के सामने रहता है बात कि वह कौन सा विषय पहले पढ़ाए और कौन सा बाद में पढ़ाए, कि किस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करें ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो जाए। हर शिक्षक के मन में रहता है कि हम किस पाठ को जल्दी पढ़ाएं, किस पाठ को पहले पढ़ा दें, बच्चे समझ में आ जाए। तो आपको यह पहले चयन जरूर कर लेना चाहिए कि आपको पहले कालांश में क्या पढ़ाना है, दूसरे कालांश में क्या पढ़ाना है। तो आप अगर चयन करके पढ़ाएंगे तो बालक को बोरियत महसूस नहीं होगी। जैसे मान लीजिए पहला कालांश है आपका, पहला कालांश आप पहली मीटिंग में पढ़ा रहे हैं और दूसरी मीटिंग में, यदि पहले मीटिंग में चित्रों, क्लिपों, मॉडलों और से समझा दिया जाए और दूसरे कालांश में कठिन विषय जैसे मान लीजिए है गणित है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, मात्र व्याख्यान विषय से किया जाए, तो कक्षा के अंतिम कालांश में किया जाए भैया, तो बताइए आप कौन सा कालांश अच्छा रहेगा? पहले कालांश में आप चित्रों, मॉडलों से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा पहले मीटिंग में बहुत सक्रिय रूप से भागीदार रहेगा, सक्रिय रूप से वह समझने का प्रयास करेगा और आपके सहभागिता से अपना शिक्षण कार्य भी अच्छा रहेगा, वह समझने का प्रयास भी अच्छा करेगा, उसमें प्रेरणा भी रहेगी। लेकिन दूसरे कालांश में यदि आप सारे विषय को, कठिन विषय को दूसरे मीटिंग में रख दें तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा नहीं बनेगा, बालक ऊब जाएगा। इसलिए देखते हैं हर कॉलेज में कुछ विषय पहले पढ़ाते हैं कठिन, उसके बाद फिर सरल विषय, फिर कठिन विषय, फिर सरल विषय, ताकि बालक ऊबे ना, उसे पढ़ने में रुचि बनी रहे। इसलिए आप चयन का सिद्धांत यही कहता है कि आप विषय वस्तु पढ़ाने से पहले आपको यह चयन कर लेना चाहिए कि कौन सा विषय पहले पढ़ाएं, कौन सा विषय बाद में। इसलिए शिक्षण में चयन की ज़रूरत है ताकि शिक्षण बोझिल न लगे। जब आप ऐसा काम करेंगे तो शिक्षण में चयन की ज़रूरत है ताकि शिक्षण बोझिल न लगे। इसलिए रायबर्न कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है, परिभाषा ज़रूर देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रायबर्न कहते हैं कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। परिभाषा पूछ सकता है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। किसने कहा है? तो रायबर्न ने कहा है। किसने कहा? रायबर्न ने कहा। अगला शिक्षण सिद्धांत देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि टेट में भी पूछा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहता है? कि प्रत्येक कक्षा कक्ष के बालक बालिकाओं में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। जी हाँ, आप अपने घर में देख लीजिए, आपका भाई, अगर 2 भाई हैं, आपका भाई जैसे होगा आप वैसे नहीं होंगे, आपकी बहन जैसी है आपकी माँ की जैसी होगी लेकिन पापा की जैसी नहीं होगी, तो सब में अंतर है। इसलिए अतः हमारी शिक्षण प्रक्रिया भी व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होनी चाहिए कि हर कक्षा में कुछ बालक काले होंगे, कुछ बालक गोरे होंगे, कुछ लोग अपने किसी तत्व को जल्दी सीख लेते होंगे और कुछ लोग देर बाद में सीख लेते होंगे। तो कक्षा में एक समान बालक थोड़ी होगा, किसी का IQ लेवल अच्छा होगा, किसी का IQ लेवल धीमा होगा, कोई बताने पे जल्दी सीख लेता है, कोई बताने बाद में सीखता है। इसलिए शिक्षण कार्य करते समय आपको यह ध्यान जरूर देना चाहिए कि प्रत्येक बालक समान नहीं है, उनको ऐसी शिक्षा दिया जाए ताकि उनको ये ना लगे कि कठिन विषय को सीखने वाला जो तेज़ है पढ़ने में वो जल्दी सीख ले जाए और जो मध्यम बुद्धिलब्धि वाला है बच्चा उसे समझ में ना आए। ऐसा नहीं करना है कि आपको शिक्षण कार्य करते समय ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, उसमें कोई समानता नहीं है। इसलिए शिक्षण कार्य करते समय न रंग रूप की, न आकृति की, न बनावट में, न वृद्धि में, यही भिन्नता ही व्यक्ति भिन्नता कहलाती है। सब लोग एक बराबर नहीं। इसलिए शिक्षण कार्य करते समय आपको यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक बालक एक समान नहीं है। शिक्षण इस रूप से दिया जाए ताकि हर प्रत्येक बालक को समझ में आए। याद हुआ दोस्त? चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है समानता पे और सहभागिता पे। समानता की बात करता है और सहभागिता की बात करता है। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी शिक्षक के बहुत करीब होते हैं, देखते होंगे आप, और कुछ से शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता है, कुछ बालकों से शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता होगा, तो प्रिय अप्रिय, जो प्रिय उन्हें आश्वासन भंग पर भी दंड नहीं देता है। जो बच्चे प्रिय होते हैं उन्हें अनुशासन भंग होने पर भी शिक्षक दंड नहीं देखता है, लेकिन अप्रिय बच्चों को, जो अप्रिय हैं, उन्हें दंड का भागी होना पड़ता है। तो ऐसी शिक्षण
ऐसी शिक्षण लोकतंत्र नहीं मानी जाएगी। ऐसी शिक्षण लोकतंत्र नहीं मानी। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र माना जाता है कि सबको एक समान से देखा जाए, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, कि शिक्षक हमेशा ध्यान रखे कि वह कक्षा के सभी बच्चों का शिक्षक है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करे। भैया लोकतंत्र के सिद्धांत क्या कहता है कि सभी बालक के साथ, सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करे, तभी वह लोकतंत्र के शिक्षण कहलाएगा। इसलिए कक्षा शिक्षण विद्यार्थियों की सहभागिता पर आधारित हो और उनकी क्रियाशीलता से पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाए, बालक के अनुसार ही पाठ्यपुस्तक। इसलिए जो कहते नहीं बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार ही बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। सभी बालक को एक समान देखना चाहिए, सबको एक समान व्यवहार करना चाहिए, तब वह लोकतंत्रीय सिद्धांत माना जाएगा। अगला सिद्धांत देख लेते हैं, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या कहता है? जीवन से संबंध स्थापित बहुत इंपॉर्टेंट है और ईमान चलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेगा। अभी देखते हैं आप कि मनोविज्ञानों के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु उनकी दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाई जानी चाहिए। यही तो कार्य एनसीएफ भी कहता है। देखिए भी लिखे हैं कि प्रत्येक बालक को यह ऐसा होना चाहिए, जो भी आप शिक्षण कार्य करें वह उसके दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाएं। जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी दैनिक स्थिति को ठीक करने के लिए, आप अपनी मजबूरियों को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको एक जॉब की ज़रूरत है। इसलिए जब भी बालक को शिक्षा दी जाए वह उसे दैनिक जीवन से जोड़ के दी जाए। अगर मान लीजिए बाजार जा रहा है, उसे जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, तो आप उसको जोड़ने का बताइए ना। आप गए थे सब्जी लेने, आप इतने का सब्जी लिए, कैसे लिए, कितना पैसा लिए, आप तो जोड़ तो लगा ही रहे हैं। उसको समझाइए ना, उससे गणित से डरे ना, किसी चीज़ से डरे ना, तो उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ के जब पढ़ाएंगे आप, तो वह बालक सक्रिय रूप से याद भी करेगा और उसको समझ में आएगा। वह बालक पीछे नहीं हटेगा सीखने से। इसलिए भैया एनसीएफ 2005 भी यही बात करता है। क्या कहता है? एनसीएफ 2005 अपना यही बात कहता है कि बालक को दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा दिया जाना चाहिए। जैसे आप गतिविधि करा सकते हैं, बालक को पर्यावरण पढ़ाया जाए, भूगोल पढ़ाया जाए, सामाजिक विज्ञान। यदि बालक पर्यावरण पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, तो विषय का ज्ञान अगर उसको अर्जित किया है, तो इससे बालक अपने आसपास स्वच्छता का विकास करेगा। जब आप उसे बताएंगे, आप पर्यावरण पढ़ लिए, आप स्वच्छता के बारे में उसे बता दिए, तो इससे बालक क्या करेगा? आप पेड़ पौधों का ध्यान रखेगा, स्वच्छता का ध्यान रखेगा, उसे अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं दिख रही है, वो पढ़ा है, ज्ञान लिया है, उसका प्रयास करेगा कि नहीं, अच्छे कामों में लगाएगा कि नहीं। इसलिए बालक को दैनिक जीवन से जोड़कर जो भी शिक्षा दी जाए, दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अगला सिद्धांत देख लेते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? लास्ट है यही, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर काम करता है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? आवृत्ति मतलब बार बार, जो कार्य बार बार दोहराया जाए। जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वह कार्य आसान हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि जो कार्य हम बार बार करते हैं वह कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। क्योंकि जो कार्य हम बार बार करते हैं वह काम हमें आसान हो जाता है, हमें सरल लगता है, उससे हम अच्छा सीख जाते हैं। इसलिए गणित को सूत्रों को, चाहे गणित के सूत्र हों या केमिस्ट्री के समीकरण हों, इनका अगर बार बार अभ्यास करते थे तो हमें याद हो जाता था। जब आप अपने समय की बात करिए, जब आप गणित पढ़ रहे थे, सूत्र याद कर रहे थे और केमिस्ट्री के समीकरण, तो आप बार बार अभ्यास कर रहे होते, उस समय कर रहे थे, ताकि आपको याद हो जाता था। इसीलिए याद हो जाता था क्योंकि आप बार बार अभ्यास कर रहे थे। इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि बार बार अभ्यास से विस्मरण की भैया संभावना कम हो जाती है। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो विस्मरण मतलब भूलने की संभावना एकदम कम हो जाएगी। आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, आपको जब भी पूछेंगे आपको ये याद रहेगा। यह सिद्धांत भैया थॉर्नडाइक के सिद्धांत, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अनुसरण करता है। क्योंकि थॉर्नडाइक कहते हैं अभ्यास का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत प्रकार करता है आवृत्ति का सिद्धांत। इसलिए बालक को जो भी आप पढ़ाए हैं उसे कक्षा के दौरान उसी समय आपको रिवाइज करा देना चाहिए एक बार फिर से, ताकि वह बालक को जो चीज़ पढ़े हैं उसे याद हो जाए। तो यहाँ तक दोस्त हम देखें पूरे सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत देख लिए, चयन का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित है, लोकतंत्र का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। इसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यहाँ तक हम पूरा पढ़ लिए। रुचि का सिद्धांत कल तक देखे थे। तो दोस्त हम आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों को वीडियो पसंद आया होगा। एक नए टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।